जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का प्रैक्टिस नंबर 3। तो पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों एक चीज़ कि आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं दोस्तों, ये यूपी टेट 2011 के सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। आपको इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि ये आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हूबहू वही क्वेश्चन है दोस्तों जो कि यूपी टेट 2011 में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आपने किस हद तक तैयारी की है और आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपकी यूपी टेट 2011, 12, 13 इस तरीके से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उसको मैं कराने वाला हूँ इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज में। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। दिया है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? क्या कोहलबर्ग के द्वारा की गई, एरिक्सन के द्वारा की गई, स्किनर के द्वारा की गई, पियाजे के द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पियाजे के द्वारा। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, ठीक है, ये उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? क्या वह संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? तो बच्चा कब तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो वो अवस्था होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है दोस्तों उसमें बच्चा जो है कि किसी भी चीज़ के बारे में या घटना के बारे में तार्किक रूप से क्या करता है, चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि वो अपने बराबर के लोगों में के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, क्या वह किशोरावस्था में होते हैं, ऐसा प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में? तो ये जो समवयस्क समूह के जो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे किशोरावस्था में इस अवस्था में आ जाते हैं और सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ठीक है, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। इसमें से कौन सा सिद्धांत पर आधारित है निम्न कक्षाओं की शिक्षण में खेल विधि जो आधारित है दोस्तों? ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है दोस्तों आधारित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? किस जगह पे परिभाषित किया जा सकता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को, वो भी सबसे अच्छे तरीके से? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा में दोस्तों संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्या यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा? ये तो करेगा ही, पर क्या ये मेन उद्देश्य है? नहीं, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्या यह समय बिताने में सहायक होगा? ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको किसी में क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, तो वहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे आप उनको क्या करिए,
एलिमिनेट करिए, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शंस जो हैं, जो सही नहीं आप कर पा रहे हैं तो गलत को चूज करिए कि गलत कौन कौन सा है। अगर गलत को आप निकाल लेते हैं तो जो बचेगा वो सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे जहाँ पे आपको डाउट होगा क्वेश्चंस में करने में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि परिवार एक साधन है, यहाँ पे परिवार होगा, ठीक है। परिवार एक साधन है, क्या अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, दूरस्थ शिक्षा का साधन है, या गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है, ठीक है। किस तरीके का साधन है, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा, यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा का क्या है दोस्तों, एक साधन है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें देखते हैं आप तो बच्चा जो है कि हर तरीके से क्या करता है, सबसे पहले वो परिवार से ही सीखना शुरू करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है ये आपको बताना है। क्या महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके कर सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव करने कर सकता है, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर कर सकता है। देखिए इसमें आप किस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को। क्या महान व्यक्तियों के सिर्फ बारे में बताने से, बोलने से क्या उसके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, नहीं कर सकता है। अनुशासन से सिर्फ उसको डांट के, उसको बैठा करके क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। आदर्श रूप से बर्ताव करके या कहानियाँ सिर्फ सुना करके कर सकता है, नहीं कर सकता है। पर आदर्श रूप से अगर बर्ताव करे उसके साथ तो उसके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा। साधन संपन्न होना चाहिए तो इसका क्या अर्थ होगा। क्या उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, क्या यह सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। धन संपदा से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, क्या ये सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ठीक है। उच्च अधिकारी से स्तर से अगर संपर्क होगा तो इसमें साधन संपन्न होने की क्या बात है, ठीक है। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। क्या बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, सतत एवं मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, क्या गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमेशा मूल्यांकन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, क्या उसका मतलब है, ठीक है। व्यापक शब्द जो है दोस्तों इसका क्या अर्थ है, ठीक है। सभी विषयों का मूल्यांकन है क्या, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कैसी सलाह दिया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके साथ। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, इसको ये करके क्या करेंगे हम, ठीक है। इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इन तीनों में कौन सा आंसर आपका राइट होगा। इन तीनों, पहले हमने एक को एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। बाकी इन तीनों में बात की जाए तो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है जो दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है। क्या श्यामपट्ट का प्रयोग करने से
विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे, कहानी कहेंगे या प्रश्न पूछेंगे। तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि यानी कि पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, उनसे बीच बीच में प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो ये क्या करेगा, उनकी रुचियों को बनाए रखेगा कक्षा में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस चीज़ में करेगा? क्या स्वयं पाठ को तैयार करने में करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, रोजगार के संदर्भ में करेगा या अभ्यास पुस्तिका में करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्र अध्ययन में उसको कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा जो असंगठित घर से आने वाला बालक होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी ये 2011 के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं दोस्तों। तो ये समझ लीजिए कि 2011 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ये उसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों 2011 में पूछे गए हैं, उनको हम अगले प्रैक्टिस सेट में लेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम 15-15 क्वेश्चन करके बाकी मतलब एक ईयर के 2 दिन में क्वेश्चन को करेंगे, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड का होगा। 15-15 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं, तो 2 दिन में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे और 10 से ठीक है 2022 तक के क्वेश्चंस को आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली पहले कराएंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अलग से मॉक टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करा ही रहे हैं इसमें, ठीक है। और वहाँ पर मॉक टेस्ट और आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाले संभावित क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उस तरीके के प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, समझ में आ रही है चीज़ें, तो वीडियोज़ को भी लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बालकों को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, क्या ये सही होगा? या कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए? देखिए ये बोला है निम्न स्तर कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, ये भी सही नहीं होगा। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ये भी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि न्यून दृष्टि की बात की गई है, तो हमको मेन फोकस इससे करना है, रिलेट करना है, ठीक है। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि उसके साथ सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये देखिए इससे कनेक्ट भी हो रहा है और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। किसके लिए? जो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालक हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। तो आज का सेशन कैसा लगा आपके लिए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।